हेलो एवरीवन। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। अगर थोड़ा बहुत उसमें रुकावट भी आ रही है तो उसको क्लियर करते हुए बढ़िया पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। हमने 35 नंबर क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज़ के और 40 क्वेश्चन जो टेस्ट नंबर 5 बचा था ना, उसके क्वेश्चन कुछ बचे हुए थे, तो मैंने सोचा उसको कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन इंक्लूड थे। तो वो टेस्ट पेपर कल शाम को ही हमने अपलोड कर दिया था। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो आप जाकर चैनल पर देख लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलो हम इसको पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, बचे हुए 6 नंबर टेस्ट सीरीज़ को, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए, इस योजना का प्रारंभ सितंबर 2019 में हुआ था। बी, यह छोटे एवं सीमांत किसानों की वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा योजना है। सी, इसमें 18 से 40 आयु वर्ग के किसान सम्मिलित हैं। या डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो करंट भी समझ सकते हो क्योंकि ये योजना चर्चा में रही थी और क्वेश्चन भी बनता है। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के संबंध में तीनों ही कथन आपके सत्य हैं। यह छोटे एवं सीमांत किसानों की वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा योजना भी है और इसको 18 से 40 आयु वर्ग के किसान इसमें मतलब सम्मिलित भी हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का राजकोषीय उपाय नहीं है। ऑप्शन ए, संतुलित बजट बनाना। बी, प्रगतिशील करारोपण। सी, कठोर साख नीति अपनाना। या डी, उत्पादन में वृद्धि करना। ये कह रहे हैं कि राजकोषीय उपाय नहीं है ना, किसका? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का। तो इसमें से कोई एक राजकोषीय उपाय नहीं होगा, उसको हमें देखना है क्योंकि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना या उसे संतुलित करने के लिए आप कई बार हार्ड डिसीजन ले सकते हैं पर कई बार नहीं भी ले सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के 2 उपाय हैं, राजकोषीय उपाय एवं मौद्रिक उपाय। कठोर साख नीति बनाना, मुद्रा की मात्रा को संकुचित करना इत्यादि मुद्रास्फीति नियंत्रण के मौद्रिक उपाय हैं, जबकि सभी मुद्रास्फीति नियंत्रण के राजकोषीय उपाय हैं। प्रश्न में और जो अन्य दिए गए हैं वो सभी, जो ये फैक्ट बताए जा रहे हैं वो सभी मुद्रास्फीति नियंत्रण के राजकोषीय उपाय हैं। तो सी जो है, कठोर साख नीति अपनाना, मैंने कहा ना कई बार हार्ड डिसीजन आपके नहीं हो सकते राजकोषीय उपाय को संतुलित करने के, तो जो नहीं हो सकते उसमें से है सी, कठोर साख नीति अपनाना। यहाँ पर इकोनॉमी में कई बार लिबरल रहना पड़ता है हमें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023 में घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से किस एक का संबंध आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है। ऑप्शन ए, पीएम प्रणाम योजना। बी, अमृत धरोहर योजना। सी, पीएम डिवाइन योजना। या डी, इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कुछ करंट के ही मतलब जो ये फैक्ट बताए जा रहे हैं, योजनाएं बताई जा रही हैं, ये हाल की ही है अपनी, है ना। देखिए, जो केंद्रीय बजट 2023 में घोषित अमृत धरोहर योजना का संबंध आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो तो फिलहाल बी है, लेकिन हम फर्स्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट आपका कह रहा है कि पीएम प्रणाम योजना जो है वो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करके स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इस योजना का क्या काम है? रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करके स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। ठीक है, यहीं पर हम और दूसरी देख लेते हैं, पीएम डिवाइन जो इन्होंने बताया है, ये पूर्वोत्तर में विकास गति को बढ़ावा देना है। तो आपको आंसर तो पता चल गया इसके, और इसके बारे में भी पता चल गया, यानी कि जो भी और ऑप्शन है जो ज़रूरी हैं वो भी मैंने आपको बता दिए और इससे आपको कई चीज़ें और क्लियर हो गई। अगर पीएम प्रणाम योजना का क्वेश्चन बनता है तो आप बता दोगे, पीएम डिवाइन योजना का क्वेश्चन बनता है तो आपको पता है कि यह पूर्वोत्तर राज्यों के विकास गति को बढ़ावा देने के लिए है ना। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि समुद्री मछली उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन है तमिलनाडु। बी, आंध्र प्रदेश। सी, केरल। या डी, गुजरात। इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि उसी हिसाब से जो तटीय राज्य हैं वो ज़रूर इसमें होंगे, तो ध्यान देना कई बार वो नहीं भी होते, दूसरे राज्य हो जाते हैं। तो मछली उत्पादन जो 2019-20 के अनुसार गुजरात प्रथम स्थान पर है, यानी कि डी। और इसके बाद में कौन है? तो इसके पश्चात तमिलनाडु है आपका, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर केरल का स्थान है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा
हो गया आंसर। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए महाजन और साहूकार, बी आढ़तिये, सी व्यापारी या डी सहकारी समितियाँ। इन्होंने पूछा कि कौन कृषि वित्त का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है। संस्थागत तो जो है वो है, जो नहीं है वो बताना है हमें, ठीक है। भारत में कृषि वित्त के स्रोत, संस्थागत स्रोत जो होते हैं वो सहकारी समितियाँ एवं बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सरकार होती है। गैर संस्थागत आपके होते हैं जो साहूकार लोग पहले ब्याज देते थे, ब्याज पे पैसे देते थे, कहीं कहीं गांव में अभी भी देते हैं, व्यापारी, जमींदार और आढ़तिये, ठीक है। तो जो आंसर हो जाएगा, इन्होंने पूछा है गैर संस्थागत स्रोत नहीं है तो वो सहकारी समितियां नहीं है, बाकी ये सभी गैर संस्थागत स्रोत हैं, यानी कि इनको सरकार मैनेज नहीं करती, ये अपने अकॉर्डिंग चलते हैं और खुद के नियम कानून बनाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार से है? ऑप्शन ए रंगराजन समिति, बी मालेगांव समिति, सी नरसिम्हन समिति या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार से है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के आर्थिक संकट के उपरांत बैंकिंग क्षेत्र के सुधार की दृष्टि से वर्ष 1991 में एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में नरसिम्हन समिति अथवा वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी। तो इसलिए आपकी सी ऑप्शन हो जाएगा नरसिम्हन समिति। यहाँ पर इन्होंने पूछा कि संबंध बैंकिंग संरचना सुधार से, इसलिए नरसिम्हन समिति है। कई कई जगह पे कुछ कुछ अपनी मतलब कि अपनी बातें बताने के लिए रंगराजन समिति भी आती है, तो कंफ्यूज नहीं होना, रंगराजन का थोड़ा सा काम अलग है और नरसिम्हन का अलग है, ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि लॉर्ड एलेनबरो के काल में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। कारण आर कहता है कि यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था, ठीक है। देखिए तो हमने इन दोनों फैक्ट की बात कर ली है। आंसर हमारा क्या है कि 1842 यानी कि 1842 में एलेनबरो को भारत के गवर्नर जनरल पद पर नियुक्त हुई थी, ठीक है। एलेनबरो की भारत के मुंह से निकलता है, गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्ति हुई थी और सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय अफगान संघर्ष का ही परिणाम था। तो आपका अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं तथा अभिकथन ए कारण आर की सही व्याख्या करता है, ओके। जो एलेनबरो हैं ये 1842 में गवर्नर जनरल बने थे भारत के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि धर्म तृतीय रत्न इस सहारा और शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी ज्योतिबा फूले या डी दयानंद सरस्वती। देखिए इसके पहले भी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया था, एज इट इज ही आया, तो थोड़ा बहुत बदलाव होगा तो होगा। देखिए जो ज्योतिराव गोविंदराव फूले 1827 से 1890 ईस्वी में आधुनिक भारत के प्रमुख समाज सुधारक थे, ठीक है। मतलब समाज सुधारकों में से एक व्यक्ति थे। उन्होंने शोषित और वंचित जातियों को सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान दिलाने के लिए कई कार्य किए। इन्होंने 1851 ईस्वी में पूना में एक कन्या विद्यालय की स्थापना की तथा 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज स्थापित किया। धर्म तृतीय, रत्न, इशारा, शिवाजी की जीवनी तथा गुलामगिरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, है ना। अब यहाँ पर इन्होंने गुलामगिरी नहीं दिया, वरना ऐसे ही गेस हो जाता है आपको। तो आंसर आपका सी हो जाएगा ज्योतिराव फूले, ज्योतिबा फूले, ज्योतिराव गोविंदराव फूले इनका पूरा नाम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति अपनाई थी? ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, बी नीनो डी कूना ने, सी अल्बुकर्क ने या गार्सिया दी नारोना ने, ठीक है। नारोना ने। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी क्योंकि ऐसे शब्द रहते हैं। तो देखिए पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने शांत जल की नीति अपनाई थी और वह पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर था, है ना। और इसी को शांत जल की नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाने का मुख्य उद्देश्य दक्षिणी पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना था। तो ए ऑप्शन है हमारा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी? ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध या डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आपको पता ही है कि टीपू सुल्तान की लास्ट में मृत्यु हो जाती है ना। तो ये आपकी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। देखिए हम सबको जैसे कि पता ही है
कि 1799 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और 1799 में ये युद्ध लड़ा गया। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 यानी 1750 में हुआ था और चतुर्थांग मैसूर युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, है ना। पता ही है, पर मैंने सोचा जो भी नया एस्पायरेंट्स है, अगर उसे नहीं पता है तो कुछ चीज़ें इसमें क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। प्रमुख विद्रोह है और ये संबंधित नेता है। ऑप्शन ए पाइका विद्रोह, बख्शी जगबंधु, बी रामोसी विद्रोह, चित्तर सिंह, सी अहोम विद्रोह, चक्र बिसोई, डी खासी विद्रोह, तीरथ सिंह। तो अब इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, जो अहोम विद्रोह होता है वो गोमधर कुंवर, है ना, कुंवर सुनते रहते हैं, गोमधर कुंवर पूरा नहीं सुनते, ये सुनते भी है बट कुंवर से याद रहता है ना। तो जो ये चक्र बिश्नोई हैं ये नहीं होंगे, ये होंगे कुंवर जी या कुंवर साहब जो भी थे, गोमधर कुंवर हो जाएंगे। तो सी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है आपका। खोंड विद्रोह जो चक्र बिश्नोई है वो खोंड विद्रोह के संबंधित नेता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर तो पता चल ही गया। दूसरी बात ये पता चल जाती है कि सेकंड जो उन्होंने अगर गलत मिलाया भी था या गलत सुमेलित है उसमें से, तो उसका कौन रियल में हो जाएगा, है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है वर्ष 1927 में, बी वर्ष 1924 में, सी वर्ष 1925 में या डी वर्ष 1928 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना अंबेडकर जी ने कब किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1924 में 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। वर्ष 1927 में ही डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन मराठी भाषा में शुरू किया गया था। तो 1924 हो जाएगा आपका यहाँ पर, और जो उनकी मराठी भाषा में प्रकाशन शुरू हुआ था पत्रिका का वो 1927 में। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना असहयोग आंदोलन के पश्चात घटी थी। ए कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, बी एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना, सी स्वराज पार्टी की स्थापना या डी कामागाटा मारू प्रकरण, है ना। ये प्रकरण घटित हुआ था ना। तो देखिए, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन आपका ये 1960 यानी 1916 में होता है ना। एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में जो होम रूल लीग की स्थापना होती है वो आपके 1917 में ही होती है स्थापना। स्वराज पार्टी का जो गठन होता है या स्थापना होती है वो आपके 1923 में होती है। ठीक है, और जो कामागाटू मारू प्रकरण होता है वो 1914 में होता है। तो इस तरीके से आपको इसके ईयर भी कंफर्म हो गए, है ना। तो इन्होंने बोला कि उसके जस्ट बाद क्या होता है, तो उसके जस्ट बाद स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आपको सारे के सारे ईयर पता चल गए तो वैसे ही कंफर्म हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। उक्त कथन किसका है। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी रामकृष्ण परमहंस या डी महात्मा गांधी, है ना। तो विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 यानी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। वे रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। भारत की आध्यात्मिक चेतना को उभारने तथा उसे राष्ट्रवाद के साथ जोड़ने में उनका प्रमुख योगदान था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनके बारे में कहा था कि यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, है ना। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश काल में सरकार द्वारा इनाम कमीशन की स्थापना का उद्देश्य था। ऑप्शन है शिक्षा में सुधार, बी अकाल के कारणों का पता लगाना, सी देशी रियासतों से संबंध या डी भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना, है ना। देखिए, इनाम कमीशन का उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता लगाकर उन्हें छीनना तथा इनाम कमीशन की स्थापना 1852 ईस्वी में की गई थी। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर किस वर्ष चुने गए। ऑप्शन है 1936, बी 1921, सी 1923 एंड डी 1925। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को, है ना, 1897 बोलेंगे को ओडिशा के कटक में हुआ था।
और 1920 ईस्वी में ICS की परीक्षा पास की, लेकिन इस्तीफ़ा दे दिया। जो अभी UPSC होती है उससे कई गुना टफ ICS के एग्ज़ाम होता था, उसको इन्होंने पास कर लिया था, बट इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और उनके राजनीतिक गुरु च्युतिरंजन दास थे। तो 1923 में वे कलकत्ता के मेयर चुने गए और 1938 तथा 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 1923। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन ए मालवा, बी चित्तौड़, सी गुजरात और डी या फोर्थ रणथंभौर। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि अलाउद्दीन के विजयों का सही क्रम था। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बी फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, डी सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, या सॉरी सी इसके बाद में डी 3, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट। तो इसमें से क्या क्रम है, अगर याद होगा तो फिर गेस करते हैं थोड़ा सा। देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी की विजय यात्रा का सही क्रम है वो आपका गुजरात विजय 1297, यानी मतलब कि पहले होती है आपकी गुजरात विजय। तो इस तरीके से अगर सन से जाएंगे तो भी आंसर हमारा निकल आएगा 1297 है ना। 97 को या हिंदी में बोलेंगे तो 1297 को आपका गुजरात विजय पहले करता है। इसके बाद में रणथंभौर विजय होती है जो होती है 1301 में। इसके बाद में होती है चित्तौड़ की विजय जो 1303 में होती है। ठीक है, और सबसे लास्ट में होती है मालवा विजय 1305 में। तो अगर पहले से लास्ट को जाएंगे तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले 1297 में गुजरात विजय होती है, फिर रणथंभौर की विजय होती है, फिर चित्तौड़ विजय होती है और फिर मालवा विजय होती है। तो इस तरीके से जो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो डी हो जाएगा। खैर हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई। ऑप्शन ए शिहाबुद्दीन, बी सिकंदर, सी सुहादेव या डी जैनुल अबिदीन। ठीक है, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होती है, बहुत बार जैनुल अबिदीन को ही हम लोग टिक कर देते हैं। देखिए कश्मीर के शासक सिकंदर ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी तथा उनके जो पुत्र थे सुल्तान जैनुल अबिदीन, इन्होंने हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हुए सती प्रथा से प्रतिबंध हटा दिया। ठीक है, मतलब कि जो सती प्रथा थी तो प्रतिबंध हटा दिया और उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो बी ऑप्शन है सिकंदर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब द्वारा अपनी बेगम राबिया उद दौरानी की स्मृति में निर्मित बीबी का मकबरा अवस्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी नई दिल्ली में, सी महाराष्ट्र में या डी गुजरात में। तो जो औरंगजेब ने वर्ष 1678 यानी 1678 ईस्वी में अपनी बेगम राबिया उद दौरानी दिलराज बानो बेगम की स्मृति में औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक मकबरे का निर्माण कराया और यह बीबी का मकबरा नाम से प्रसिद्ध है, जो ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं और इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में स्थित है बीबी का मकबरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन और कारण का है। अभिकथन ए कहता है कि अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण भाब्रू वैराट से प्राप्त होता लघु शिलालेख है। ठीक है, अब इसमें से जो कारण है वो कह रहा है, कारण कहता है कि इस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट आपको पता ही है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है और उसके कथन और कारण को भी पढ़ लिया है। तो हम पहले बात कर लेते हैं आंसर की। देखिए अभिकथन ए सत्य है। ए मतलब अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण जो भाब्रू वैराट से प्राप्त होता लघु शिलालेख है। किंतु जो आर है वो गलत है। अशोक बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण असत्य, क्योंकि राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक कहा है। इन्होंने क्या बताया कि इस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक कहा है, तो नहीं, भाब्रू वैराट में नहीं कहा है। उन्होंने मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक कहा है। ये कई सारे शिलालेख हैं जिनके बारे में आता रहता है। तो इस तरीके से जो सी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, मैंने कथन और कारण को दो बार पढ़ के बता दिया है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी नंबर है। अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि चोल काल में पेरुनंदनम तथा सिरुदनम
थे। ऑप्शन ए चोल प्रशासन के उच्चाधिकारी एवं निम्न श्रेणी के अधिकारी, बी ब्राह्मण बस्तियों की सभा, सी व्यापारियों की सभा, या डी सर्वसाधारण की सभा। तो चोल काल के बारे में बात हो रही है आपकी। चोल काल में पेरुनंदनम तथा सिरुदनम चोल प्रशासन के उच्चाधिकारी एवं निम्न श्रेणी के अधिकारी थे। उच्चाधिकारी को पेरुनंदनम तथा निम्न श्रेणी के अधिकारी को सिरुदनम कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर ये आपका हो गया आंसर। अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की कि ये क्या है। तो ब्राह्मण बस्तियों की सभा को अग्रहार कहते थे। ठीक है, और व्यापारियों की सभा जो होती थी उसको नगरम कहते थे। और जो आपका डी ऑप्शन है सर्वसाधारण की सभा, इसको उर कहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हमारा ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये दर्शन है और ये प्रवर्तक है। ठीक है, तो दर्शन में ऑप्शन ए उत्तर मीमांसा, बादरायण, बी पूर्व मीमांसा जैमिनी, सी वैशेषिक कणाद, और डी न्याय मीमांसा कपिल। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे, शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। यहाँ पर न्याय मीमांसा जो बोला है इन्होंने, इसके प्रवर्तक कपिल नहीं थे, गौतम थे। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए गौतम, और जो शाक्य दर्शन के प्रवर्तक होंगे वो कपिल हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन ही यहाँ पर सही नहीं सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि वैदिक साहित्य में उल्लेखित विदुषी स्त्रियों में कौन एक ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। ठीक है, तो ऑप्शन है अपाला। ऋषि अगस्त्य की पत्नी के बारे में बात हो रही है, तो ऑप्शन है अपाला, बी घोषा, सी लोपामुद्रा, या डी विश्ववारा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं जो वैदिक साहित्य में उल्लेखित विदुषी स्त्रियों में से एक लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। और वैदिक साहित्य में कई विदुषी स्त्रियों को उल्लेख मिलता है, जैसे हम पढ़ते हैं जब हिस्ट्री अपनी एंशियंट, तो जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की तथा जिनमें अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा प्रमुख थी। तो फिलहाल जो इन्होंने पूछा कि ऋषि अगस्त्य की पत्नी कौन थी, तो वो थी आपकी लोपामुद्रा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित धार्मिक साहित्यों में से किसमें 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे शतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है महाभारत, बी रामायण, सी गीता, या डी रामचरितमानस। ओके, तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे शतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी, ये तो सबको पता ही है। तो आंसर फिलहाल जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, महाभारत। ठीक है, 59 क्वेश्चन का आंसर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। ऑप्शन ए इसने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया, बी इसने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा प्रारंभ की, सी मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे, या डी सभी कथन सत्य हैं। देखिए, शेरशाह सूरी ने युद्ध लड़ा था बिलग्राम का, जो आपका 1540 यानी कि 1540 ईस्वी में, और उसमें हुमायूं को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, ऊपर जो तीनों कथन दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही कथन इनके बारे में सत्य हैं। तो इस तरीके से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था किसी भी प्रकार से कैबिनेट के समतुल्य नहीं थी। कारण 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, देखिए जो शिवाजी के बारे में बात हो रही है ना, तो अभिकथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अभिकथन और कारण मैंने पढ़ के बता ही दिया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बलबन, या डी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो देखिए फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक राज्य किया, और इन्होंने सर्वप्रथम सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक उपयोगिता की अनेक वस्तुओं का निर्माण करवाया। उसने फिरोजाबाद, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर में फिरोजपुर जैसे नगरों की स्थापना की। उसने दिल्ली के निकट 1200 बाग लगवाए
तथा अनेकों काफिला सरायों, जलाशयों, अस्पतालों का निर्माण करवाया। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन जो पूछा उन्होंने केवल इतना पूछा कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई, तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में की गई। लेकिन और भी क्या क्या काम करवाए वो भी आपको इसमें बता दिया गया है। बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं जिनका आंसर आपको PDF में या मैंने बता दिया है अभी, तो जब आप PDF को देखोगे तो बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि मराठों के साथ होने वाले निम्नलिखित में से किस एक संधि को वारेन हेस्टिंग्स ने कागज का एक टुकड़ा मात्र कहा। ऑप्शन है ग्वालियर की संधि, बी सुरजी अर्जन गांव की संधि, सी पुरंदर की संधि, या डी मंदसौर की संधि। देखिए, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम और भी संधियाँ सुनते हैं, लेकिन हम पुरंदर की संधि के बारे में सुनते हैं, है ना। तो मराठों के साथ होने वाली जो पुरंदर की संधि है उसको वारेन हेस्टिंग ने कागज का टुकड़ा मात्र मानता था। और पुरंदर की संधि 1776 यानी 1776 में पेशवा माधवराव नारायण राव एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पुरंदर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र सौंपता है। ऑप्शन है राज्यसभा उपसभापति को, बी राष्ट्रपति को, सी लोकसभा अध्यक्ष को, या डी प्रधानमंत्री को। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, अतः वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि लोकसभा में सीटों का आवंटन तथा राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये राज्य हैं और ये लोकसभा सीट हैं। ठीक है, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश 80, बी केरल 20, पंजाब 15 और गुजरात 26। इसमें से कोई एक सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है। तो पंजाब में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 13 हैं, ना कि 15 हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आयोग इस तरीके से पूछता है, आपने देखा भी होगा 22 या 21 में क्वेश्चन आया था। तो 13 सीटें हैं पंजाब में, तो यही सही सुमेलित नहीं है और यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ऑप्शन है चौधरी देवीलाल, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, थर्ड लाल कृष्ण आडवाणी, फोर्थ जगजीवन राम। तो कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है फर्स्ट तथा थर्ड, बी फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, सी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, या डी सेकेंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, देखिए जो उप प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के उप प्रधानमंत्री, तो उसमें से नाम पहले मैं बता देती हूँ, इसके बाद आंसर बताएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, YB चौहान, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी। ये 7 लोग उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर सी ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, यानी कि सी ऑप्शन सभी के सभी उप प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके अलावा भी 4 लोग ये हैं, तो 3 लोग और भी रहे हैं, है ना। YB चौहान हो गए और कई सारे लोग, तो मैंने बता दिया है। आई होप कि आंसर आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल तथा उनके स्थापना वर्ष का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ये राजनीतिक दल है और ये स्थापना वर्ष है। ये भी क्वेश्चन आयोग पूछ चुका है, जस्ट मतलब एज इट इज़ नहीं, पर उसमें से बदलाव करके ऐसे पूछता है। ऑप्शन है DMK 1964, बी NCP 1990, बी CPI 1920 और डी BJP 1985। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यहाँ पर ये पूछा है। तो जो युग्म सही सुमेलित है वो तो आपका CPI 1920। ठीक है, DMK जो द्रविड़ मुनेत्र कशगम है वो 1949 है। अब ये देखो यहाँ पर 1949 याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। NCP राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है आपकी वो 1999 है, ना कि 1990। इसके बाद में BJP की बात कर लेते तो ये 1980 है, ना कि 85। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आपको पता चल गया और उसके बाकी भी जो मतलब ऑप्शन है वो भी पता चल गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन और कारण का है। तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R कहा गया है। अभिकथन A कहता है कि भारत में संविधान संशोधन की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक है, कारण कहता है कि संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 यानी 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, देखिए अभिकथन A असत्य है परंतु कारण R सत्य है। क्यों?
क्योंकि जो संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन संबंधित है, ये तो ठीक है। इसके बाद में इन्होंने कहा है कि राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं है, और ये जो राष्ट्रपति को दी गई है तो नहीं, मतलब एक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति साइन करते हैं, पर संसद वो करती है, मतलब संशोधन करती है। केवल अधिकार राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। तो जो 68 है उसका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 14, बी भाग 17, सी भाग 20 यानी कि 20, और इसके बाद में आपका डी है भाग 21। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले इसको। अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 21 में है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 क्या उपबंधित करता? ऑप्शन ए बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य। बी राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। सी आपका है कि संघ द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। डी आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। ठीक है, तो हम 365 का देख लेते हैं कि क्या करता है। तो अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य संघ द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी बनाने में असफल रहता है तो इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा, जो राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार हो सकता है ना। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो ऑप्शन ए केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। बी राज्य कानून केंद्रीय कानून पर प्रभावी होगा। सी राष्ट्रपति का निर्णय मान्य होगा। या डी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मान्य होगा। सबसे पहले समवर्ती सूची, और इसके बारे में कई क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया ही है। तो यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो बहुत सिंपल है, केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। हमेशा जो सेंट्रल का कानून बनेगा केंद्र का, वो राज्य के कानून पर प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन देखिए इसमें सही भी है और मैंने आपको बताया। ओके, आगे बढ़ते। इनका कोई काम नहीं होता, सर्वोच्च न्यायालय में जाने की कोई बात नहीं होती है, सिर्फ यही आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है। बी या सेकेंड विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यदि 6 सप्ताह के अंदर दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ओके, तो कह रहे हैं कि सत्य कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। देखिए यहाँ पर भी आप कॉन्सेप्ट को समझ लें, पहले क्लियर कर लें। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार, आर्टिकल 108 के अनुसार हाँ, यदि कोई किसी विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर बहुमत द्वारा अंतिम निर्णय करता है। ठीक है, तो कथन एक तो असत्य हो गया। दूसरा, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। जो इन्होंने ये कन्फ्यूजन पैदा की ना कि लोकसभा अध्यक्ष कई बार अध्यक्षता करता है लेकिन शक्ति नहीं है उसके पास। ठीक है, तो कथन 2 भी असत्य है। 6 सप्ताह के स्थान पर 6 माह सही समय है ना। इन्होंने जो बोला ना कि 6 सप्ताह, ये यहाँ पर कंफ्यूज करने वाली बात इन्होंने कही है। तो इस तरीके से इन्होंने पूछा है कि सत्य कथन का चुनाव करें, पहला सत्य है कि दूसरा, तो ना तो पहला सत्य है और ना ही दूसरा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किसी मामले में एक उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी कार्यवाही रोकने के लिए निम्न न्यायालय को कौन सा लेख जारी किया जाता है। ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी प्रतिषेध, सी अधिकार प्रच्छा, या डी उत्प्रेषण। ये 4, इनमें से 4 या 5 हैं। आपने इनको शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो मैं बताऊंगी। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में 226 में उच्च न्यायालय को
5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। मैंने बताया ना 4 ये हैं, एक और है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, इसके बाद में प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। किसी मामले में एक उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए निम्न न्यायालय को प्रतिषेध लेख जारी किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रतिषेध। हमारे 73 क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन और कारण का है। अभिकथन ए दिया है और कारण आर दिया है। अभिकथन ए कहता है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। ठीक है, तो कारण कहता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। तो नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पर ए तथा आर, ऑप्शन ए में दिया ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। और डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों तक निरुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, ये पॉलिटी में कॉन्सेप्ट आता है। ऑप्शन ए 60 दिनों तक, बी 90 दिनों तक, सी 120 दिनों तक या डी 160 दिनों तक। ठीक है, निवारक निरोध के बारे में बात हो रही है। तो देखिए संविधान के आर्टिकल जो 22 मतलब 22 खंड 1 से 7 तक निवारक निरोध के बारे में बताया गया है। सामान्यतः निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को 90 दिनों या 3 माह तक निरुद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 90 दिनों तक। ठीक है, आई होप आंसर पता चल गया है, मैंने बता भी दिया है ठीक से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को विनिश्चय किया जाता है। ऑप्शन है केवल उच्च न्यायालय द्वारा, बी केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा, सी उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचक मंडल की सलाह से, या डी उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह से। थोड़ा सा कंफ्यूज किया इन्होंने कॉन्सेप्ट को देके, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जब भी राष्ट्रपति का कोई केस आएगा तो कभी भी प्रॉब्लम होगी उनके पद को लेके या किसी भी चीज़ में, तो पहली बात तो संविधान के आर्टिकल 71 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का विनिश्चय यानी निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा। उच्च न्यायालय की कोई भूमिका नहीं है, निर्वाचक मंडल की भी इसमें निर्वाचन के समय है, बट जब कोई विवाद होगा तो उसमें निर्वाचक मंडल या निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती, सिर्फ उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की भूमिका रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक पृथक कर दिया गया। ऑप्शन है 85वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, बी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी 87 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, या डी 89वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक पृथक कर दिया गया और मार्च 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर सूची दी गई है। सूची फर्स्ट में विषय दिए गए, सूची सेकंड में अनुच्छेद दिए गए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन ए वार्षिक वित्तीय विवरण 110 आर्टिकल 110, बी अनुपूरक अनुदान आर्टिकल 112, सी विनियोग अधिनियम आर्टिकल 114, या डी धन विधेयक आर्टिकल 115। ठीक है, तो देखिए इसके बाद में कोड भी दिया गया है, तो इस कोड से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो जब भी हम पढ़ते हैं कभी भी तो आपको पता चल जाता है, मतलब पता ही रहता है कि जो धन विधेयक की बात होती है वो आपके 110 के द्वारा होती है। ठीक है, 110 में धन विधेयक के बारे में बात होती है और वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है आपका वो होता है आर्टिकल 112 के द्वारा। ये दो अगर आपको याद है तो शायद आपका कोड से आंसर आ जाएगा। मतलब मैं ऐसे बता रही हूँ जैसे अगर एग्जाम में आपको नहीं याद आ रहा है तो आप ऐसे गेस कर सकते हो। ठीक है, D1, अब D1 इन्होंने ऐसे सब में दे दिया है तो ठीक है कोई नहीं। A2 भी दो जगह दिया है, D1 और A2, यहाँ पे भी D1 और A2, तो यानी ये दो तो कोई नहीं, इन्हीं में से हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं
जो अनुपूरक अनुदान आपका होता है वो होता है आपका आर्टिकल 115 के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में आपका लास्ट बचा सी, विनियोग विधेयक, यानी कि C3। तो C3, D1, B4 और A2। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर निकल आया। इनको याद भी रखना, ये क्वेश्चन आता है और बनता रहता है। विनियोग विधेयक, विनियोग अधिनियम और वार्षिक वित्तीय विवरण तो खूब पूछता है, खूब क्वेश्चन मैंने देखे हैं इसके। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, बी भूतपूर्व राष्ट्रपति, थर्ड भारत के मुख्य न्यायाधीश, फोर्थ राज्यसभा के उपसभापति। सही अग्रता क्रम क्या है? ऑप्शन ए सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, बी फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, डी फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, या डी फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। अब देख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन दे दिया कि भूतपूर्व राष्ट्रपति है ना, बट कोई नहीं। देखिए, भले ही आंसर को थोड़ा सा फंसाने के लिए भूतपूर्व राष्ट्रपति दिया है, पर अगर अग्रता क्रम में देखा जाए तो भूतपूर्व राष्ट्रपति ही पहले नंबर पर आएंगे, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन कहाँ है? पहले नंबर पर ए में है। ओके, इसके बाद में आपका जो आएंगे वो आ जाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसके बाद में आएंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष, और लास्ट में आएंगे राज्यसभा के उपसभापति। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा अग्रता क्रम में। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर भूतपूर्व राष्ट्रपति दे दिया, तो कई बार बच्चा ना या हम भी ध्यान नहीं देंगे कि भूतपूर्व राष्ट्रपति हो सकता है कि नहीं आए, बट राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष पहले ही आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनावों के मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी? अब देखो, ये क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता था कि आम चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी थी और अब कितनी है ना। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पर संविधान संशोधन नहीं याद है तो फिर आप फंस जाओगे उसमें, तो फिर भी थोड़ा सा गेस करोगे। तो 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनावों के लिए मतदान की जो न्यूनतम आयु थी वो थी पहले 21 वर्ष, है ना। और फिर इसको 61वें के बाद घटा के 1988 में 18 वर्ष कर दी गई। तो जो उतने समय, मतलब 61वें के पहले के पूछा है वो 21 वर्ष है। अगर ये पूछ लेता क्वेश्चन में कि 61वें संविधान संशोधन के बाद मतदान की आयु कितनी हो गई, तो वो 18 वर्ष कर दी गई है। तो आंसर हमारा बी हो गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की किस शक्ति के अनुसार किसी दंड विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगा सकता है? ऑप्शन ए परिहार, बी लघुकरण, सी विराम, या डी प्रतिलंबन। राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है ना, क्षमादान की शक्ति, आपने सुना ही होगा। तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का प्रावधान है, और लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन के माध्यम से किसी व्यक्ति की सजा को कम या माफ़ कर सकता है, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए, क्षमा, दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है, ठीक है। परिहार, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती, जैसे किसी को 40 साल की सज़ा हुई है तो उसमें जो प्रकृति है वही रहेगी, लेकिन 40 की 30 कर सकते हैं या 20 कर सकते हैं, वो होता है, ठीक है। विराम में दोषी को मूल रूप में दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना। प्राविलंबन का मतलब होता है किसी दंड, विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना। आपने सुना होगा ना कि यदि कहते हैं कि लास्ट होप राष्ट्रपति बचे, अगर राष्ट्रपति ने कर दिया तो ठीक है, नहीं तो वो व्यक्ति को मृत्यु दंड मिल जाएगी, तो वो आपका प्राविलंबन के द्वारा है। यहाँ पर प्रतिलंबन दिया है, हाँ। तो इस तरीके से आपको क्षमा, इसके बाद में मैंने लघुकरण के बारे में बताया, विराम के बारे में बताया, और परिहार, ठीक है। दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना परिहार का वो हो जाएगा, स्वरूप हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, यह एक संवैधानिक संस्था है, बी सेकेंड, यह एक सांविधिक संस्था है। सत्य कथन है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, ठीक है। देखिए, नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो योजना आयोग के स्थान पर, आपको पता ही है कि 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई। इसका निर्माण केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा किया गया, अतः यह न तो संवैधानिक संस्था है और ना ही सांविधिक संस्था है।
ये संसदीय कानून द्वारा बनाई गई है, तो ये संवैधानिकता द्वारा हो जाएगी। यहाँ इन्होंने सत्य कथन पूछा, तो ना तो फर्स्ट सत्य है और ना ही सेकंड सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा से नीति निदेशक तत्व जोड़े गए? ऑप्शन ए समान आचार संहिता, बी शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, थर्ड समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, या फोर्थ उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, देखिए कूट में फर्स्ट है ऑप्शन ए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, बी सेकेंड थर्ड और फोर्थ, सी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, ये डी उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कुछ नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं, जो हैं उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये आपका अनुच्छेद 43 का है, बी समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, ये आपका अनुच्छेद 39 का है, सी शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, ये आपका आर्टिकल या अनुच्छेद 39 4। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु तथा उनके फसलों के युग्मों में कौन सा से सही सुमेलित है? ये फसल है, ये जीवाणु है। ऑप्शन है सोयाबीन, राइजोबियम जैपोनिकम, सी जलीय फर्ण एनाबीना एजोली, थर्ड लुसर्न राइजोबियम मोलिलोती। तो ये कूट दिया गया है, ए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, बी केवल थर्ड, सी सेकेंड और थर्ड, या डी फर्स्ट और थर्ड। देखिए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात हो रही है, तो उसमें जो सहायक जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में हेल्प करते हैं या मदद करते हैं। ठीक है, तो फसलों के बारे में जो बताया इन्होंने कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु तथा उनकी फसलों के बारे में, तो ए ऑप्शन आपका सही है, यानी कि तीनों, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों ही सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सेकेंड से सुमेलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ये सूची फर्स्ट है और ये सूची सेकेंड है। ऑप्शन ए जाइलम जल का अवशोषण, बी मूल रोम जल का परिवहन, सी फ्लोएम वाष्पोत्सर्जन, डी रंध्र भोजन का परिवहन। ठीक है, तो जो ये कूट है इसकी सहायता से सही उत्तर का चयन करना है या हमें सही उत्तर निकालना है। ठीक है, तो देखिए मूल रोम जो होते हैं वो जो जाइलम है ना, तो अगर मैंने बताया कि जो मूल रोम होते हैं वो जल का अवशोषण और जो जाइलम होता है वो आपके जल का परिवहन करता है। तो अगर इस तरीके से मिलाया जाए तो एक सेकेंड, हाँ ये आपका आ जाएगा A2 में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी A2 में, और B आपका 1 चला जाएगा, A2 B1। इसके बाद में C जो है आपका फ्लोएम, ये भोजन का परिवहन करता है। ओके, और रंध्र जो होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो इस तरीके से अगर देखेंगे B ऑप्शन हमारा यहाँ पर आ रहा है सही, तो ये आपका सही आंसर मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है ठोस, बी द्रव, सी गैस, यदि किसी का भी नहीं। ठीक है, किसी का भी नहीं। तो विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की बात हो रही है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा होता है। ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा तथा द्रव व गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। तो विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आंसर हमारा होगा वो डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए दाब एक अदिश राशि है, बी दाब की इकाई डाइन है। सत्य कथन चुने, केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो इसका आंसर पहले जान लेते हैं। किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है और दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसे पास्कल भी कहते हैं। जो इन्होंने डाइन बोला है ना, दाब की इकाई डाइन, तो इस तरीके से केवल ए ऑप्शन सही है, बी आपका गलत है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन और कारण का है। अभिकथन ए कहता है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं हो सकते। कारण
अंतरिक्ष में कम गुरुत्व होता है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कूट आपका वही है, ए सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है परंतु आर सही है। पहले हम जो दोनों ये कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभिकथन ए और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन क्यों? तो वो देखते हैं अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि अंतरिक्ष में कम गुरुत्व होता है, और कम गुरुत्व के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना भी करना पड़ता है। ठीक है, उसका कारण ये होता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप, पीड़ा तथा स्पर्श का बोध कराता है? ऑप्शन है सेरिब्रम, बी थैलेमस, सी हाइपोथैलेमस या डी सेरिबेलम। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क का थैलेमस ताप, पीड़ा तथा स्पर्श का बोध कराता है। सेरिब्रम आपका ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का समन्वय केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस का जो कार्य होता है उसका मुख्य कार्य होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करना। और जो सेरिबेलम है, डी ऑप्शन, यह पश्च मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होता है। तो जो आंसर होगा उसका वो तो हो जाएगा आपका थैलेमस यानी कि बी ऑप्शन। लेकिन हमने 3 ऑप्शन जो बाकी हैं उनके बारे में भी बात कर ली, और आई होप कि आपको ये अच्छे से पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में से किस एक में शरीर में हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है? ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, बी थैलीसीमिया, सी हीमोफीलिया या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आनुवांशिक रोगों के बारे में बात हो रही है। तो आनुवांशिक रोग थैलीसीमिया में शरीर में हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है, तो इसलिए बी हो जाएगा थैलीसीमिया। लेकिन बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम हीमोफीलिया की। इसे रक्त श्रावण रोग भी कहते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया। और डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इसे मंगोली जड़ता भी कहते हैं। तो साइंस के टर्म है, आप नॉर्मल नहीं सुनते होंगे तो आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती होंगी। थोड़ा मतलब 2-3 बार सुनेंगे पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा सा समझ में आ जाता है ना। पहली बार हम भी अलग अलग नाम सुनते हैं। नेक्स्ट है कि ए बी रक्त वर्ग के लोग, देखिए ये क्या कह रहे हैं कि ए बी रक्त वर्ग के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं क्योंकि ऑप्शन है इनमें ए एंटीजन पाया जाता है, बी इनमें बी एंटीजन पाया जाता है, सी इनमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, या डी इनमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हम पहले आंसर की बात कर लेते हैं। ए बी रक्त वर्ग के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं क्योंकि ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं तथा इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, जिसके कारण एग्लूटिनेशन नहीं होता है। तो सी ऑप्शन इसमें सही है, ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को, ऑप्शन है अपसारित कर देता है, बी अभिसारित कर देता है, सी कोई प्रभाव नहीं डालता है, डी वर्ण विक्षेपित कर देता है। उत्तल लेंस की बात हो रही है, तो देखिए उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसारित अंदर की ओर मोड़ना कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो बी हो जाएगा आपका ऑप्शन, अभिसारित कर देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? ऑप्शन है कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। सेकंड, कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये कूट दिया गया है, ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखिए जो कवक की बात हो रही है, तो कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, अतः कथन एक सत्य है, जबकि कथन 2 असत्य है। इन्होंने बोला है कि कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि बताया गया कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो इसलिए केवल ऑप्शन ए यानी कि कूट ए आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से मैं इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है 140 तक के वो कंप्लीट करवाऊंगी, प्लस उसी में से यूपी स्पेशल को भी मैं थोड़ा सा बताऊंगी। थोड़ा सा क्या, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट बातें, उनको मैं बताऊंगी। और यूपी स्पेशल के हमारे करंट अफेयर में क्वेश्चन आते हैं, जब पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें भी, और आरओ में भी 1-2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। मैं इसी टेस्ट सीरीज में आपको यूपी स्पेशल के दिखाऊंगी। ठीक है, तो इसको फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद में हम यूपी स्पेशल के भी बात कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।